तो स्वागत है दोस्तों आज के इस नए वीडियो में। मैं हूं निखिल। हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ रहे थे और इस वाले पार्ट में जानेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जो कि पार्ट 2 होने वाला है। और इसमें हम लोग स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी और मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी के एक्सट्रैक्शन हम लोग कैसे करते हैं। वैसे मेटल जिसकी रिएक्टिविटी कम है या फिर रिएक्टिविटी मिडिल में आती है, उनका एक्सट्रैक्शन हम लोग कैसे करते हैं, वो पूरा हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं मेटल्स ऑफ लो एक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज आप लोगों ने जानते होंगे, उसमें जो लो रिएक्टिविटी में जो रहते हैं, हाइड्रोजन से नीचे जितने वाले हैं, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, तो ये मर्क्यूरी हो गया, ये सब का एक्सट्रैक्शन हम लोग कैसे करते हैं। तो मेटल्स जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, ये हम लोग पहले से ही जानते हैं। तो इसके जो मेनली जो होते हैं, जो ऑक्साइड होते हैं या फिर सल्फाइड जो मिलते हैं इसके नेचर में, ओर्स में, तो उसको हम लोग सिंपली अगर हीटिंग करते हैं तो उससे हमें मेटल प्राप्त हो जाता है। इतना सिंपल है इसको प्राप्त करना, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम बात करें सीने बार का, सीने बार HgS जिसका फॉर्मूला होता है, ये मर्क्यूरी का ओर है, ठीक है। मर्क्यूरी का ओर है, तो इसको हम लोग एक्सट्रैक्शन करना तो कैसे करेंगे, तो HgS हम लोग सबसे पहले लेते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है। हीट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, HgO बन जाएगा, मर्क्यूरी ऑक्साइड बनेगा। ऑक्सीजन के प्रेजेंट में यहाँ पे हम लोग हीट करेंगे, इसको हीट करेंगे तो बाहर से ऑक्सीजन भी आएगा। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद हीटिंग करेंगे तो HgO प्लस SO2 गैस यहाँ पे रिलीज होगा, ठीक है। तो HgO हमारा यहाँ पे बन जाएगा। अब HgO जो बना मर्क्यूरी ऑक्साइड, इसको फर्दर अगर हम हीट करेंगे, ठीक है, हीट करेंगे तो ये Hg प्लस ऑक्सीजन में यहाँ पे टूट जाएगा, ठीक है। तो HgO है, HgS से सीने बार से अगर हम लोग उसको हीट करेंगे तो HgO बनेगा, मतलब फिर मर्क्यूरी ऑक्साइड बनेगा। और मर्क्यूरी ऑक्साइड को फर्दर हीट करने पे ये हमारा मर्क्यूरी यहाँ पे मिल जाएगा हमें। इतना इजीली इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी का। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कॉपर सल्फाइड है, ठीक है, क्यूप्रस सल्फाइड है, Cu2S, ठीक। इसको अगर हम लोग कॉपर निकालना है, ये कॉपर का भी ओर होता है, तो इसको अगर निकालना तो ये कैसे निकलता है, Cu2S है। इसको अगर हम लोग ऑक्सीजन के साथ में इसको अगर हम लोग हीट करते हैं एयर में, तो ये बनाएगा हमारा कुप्रस ऑक्साइड Cu2O प्लस SO2, ठीक है, ये बन जाएगा। अब फर्दर कुछ तो यहाँ पे कॉपर सल्फाइड रह जाएगा हमारे पास। इसको अगर हम लोग फिर से अगर कॉपर ऑक्साइड के साथ जो अभी कन्वर्ट हुआ है, इसको ही अगर हम लोग यहाँ पे इसको और भी कॉपर सल्फाइड के साथ हम लोग रिएक्ट कराते हैं, तो यहाँ पे कॉपर हमें मिल जाएगा, कॉपर प्लस यहाँ पे SO2 गैस यहाँ पे बाहर निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से रिएक्शन यहाँ पे होता है, ठीक है। अब देखो, ये कॉपर जो है ये वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन मेटल है। खाना बनाने के लिए उपयोग किया उस मिट्टी का, तो वहां पे क्या हुआ कि कॉपर क्यूप्रस सल्फाइड का यहाँ पे यूज किए। वहां पे मिट्टी था, वहां पे क्यूपर, उनको पता नहीं था कि वहां पे है, लकड़ी जलाए या फिर कोयला से जलाए, यहाँ पे अपना खाना वाना कुकिंग किए होंगे, तो वहां पे जो सल्फाइड और था ये कॉपर सल्फाइड, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बनाया। साथ साथ ये बचे हुए जो कॉपर सल्फाइड हो गए वहां पे, उसके साथ रिएक्ट करके यहाँ पे कॉपर मेटल यहाँ पे उनको मिल गया और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकली। तो यहाँ पे उनको बहुत इजीली तरीके से, जो इसीलिए जितने जो प्रीसियस मेटल्स जो आते हैं ये सब बहुत पहले से ही नोन है, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, मर्क्यूरी हो गया, ये लोग को निकालना बहुत ही आसान था, इसलिए ये बहुत ही पहले इनकी डिस्कवरी हो गई। आप लोग जानते होंगे, जैसे सिल्वर का आर्टिकल आप जानते होंगे, सिल्वर का खोज किसने किया, पता ही नहीं है सिल्वर का खोज किसने किया, बहुत पहले जमाने से इसको पता है, मतलब मानव जाति को पता है। कॉपर का खोज बहुत पहले से पता चल गया। लेकिन एल्युमिनियम की बात करें, एल्युमिनियम हाई रिएक्टिविटी होता है, सोडियम हाई रिएक्टिविटी होता है, ये सब 16, 17, 18 सेंचुरी में ये सब का फाइंड हुआ। एग्जैक्टली डेट याद नहीं है, लेकिन 16 सेंचुरी के बाद ही, ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद ही ये सब का डिस्कवरी हुआ। जब इलेक्ट्रिसिटी आया तो वो सब जो हाई रिएक्टिविटी एलिमेंट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से एक्सट्रैक्शन अभी आएगा, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो लो रिएक्टिविटी वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, ये बहुत इजीली इसको आप निकाल सकते हैं। तो इसको निकालने का जो तरीका है ये मैंने यहाँ पे बता दिया, सिंपल हीटिंग करने पे ये एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय मिडिल जो एक्टिविटी सीरीज के जो होते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, जिंक हो गया, इन लोग का हम लोग कैसे एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो मेटल ऑफ मिडिल एक्टिविटी सीरीज में कौन सा आ जाएगा, आयरन हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, कॉपर भी समटाइम इसी में आ जाता है। तो ये मॉडरेटली रिएक्टिव होता है। कॉपर का यहाँ पे एक्सेप्शन केस आ जाता है, ये समटाइम्स मिडिल रिएक्टिविटी में भी रहता है, ये समटाइम्स लो रिएक्टिविटी में रहता है, बॉर्डर लाइन पे है, तो कभी कभी दोनों में लेके इसको चलना पड़ता है। तो जैसा इसका ओर है उस हिसाब से इसको एक्सट्रैक्शन किया जाता है, ठीक है।
ये जो जितने मीडियम रिएक्टिविटी वाले जो जितने एलिमेंट हैं, मेटल्स हैं, ये सब सल्फाइड में मिलेंगे या कार्बोनेट में मिलेंगे नेचर में, या ऑक्साइड में भी समटाइम्स मिल जाते हैं, जैसे आयरन ऑक्साइड के फॉर्म पे मिलता है, इस तरह से मिल जाते हैं। इसको ऑब्टेन करना, इट इज इजियर टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड एज कंपेयर टू सल्फाइड एंड कार्बोनेट। तो अगर हमें कार्बोनेट के फॉर्म पे मिल रहा है, सल्फाइड के फॉर्म पे मिल रहा है, तो इसको ऑक्साइड के फॉर्म पे अगर रहता तो हम लोग बहुत इजीली निकाल देते। इसलिए जब भी हमें ये मिडिल रिएक्टिविटी वाले अगर मेटल्स मिलते हैं, तो इसको हम लोग कार्बोनेट और सल्फाइड से सबसे पहले हम इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, वही चीज हम लोग यहाँ पे अब समझने वाले हैं। तो सल्फाइड के फॉर्म पे अगर हमें मिला, तो जैसे जिंक जो है वो जिंक सल्फाइड के फॉर्म पे मिलता है। सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड और बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। ठीक है, तो जो भी सल्फाइड ओर हमें मिलेगा सबसे पहले उसको हम लोग बनाएंगे ऑक्साइड में। ठीक है, तो जिंक सल्फाइड यहाँ पे है ZnS जिंक सल्फाइड, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हाई हीट करेंगे, ऑक्सीजन के साथ बहुत हाई हीट करेंगे, तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे हमें मिल जाएगा। यहाँ पे जिंक ऑक्साइड से हमें मतलब है, सल्फर डाइऑक्साइड से मतलब नहीं है, जिंक ऑक्साइड यहाँ पे हमें मिल जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करना, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करने वाला जो प्रोसेस है, इसको हम लोग कहते हैं रोस्टिंग। ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हीट करने का, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहेंगे रोस्टिंग। तो रोस्टिंग का प्रोसेस क्या होता है कि किसी भी सल्फाइड ओर को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हाई हीट हम लोग कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हमें रोस्टिंग कहते हैं, और इससे जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो हमारा ऑक्साइड प्राप्त होता है। द सल्फाइड ओर आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। एक्सेस ऑफ मतलब पूरी से ऑक्सीजन यहाँ पे चाहिए, तो इसको हम लोग रोस्टिंग कहेंगे। ये सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। अब एक और प्रोसेस आता है कार्बोनेट। अब सल्फाइड के फॉर्म पे मिला, अब कार्बोनेट के फॉर्म पे मिलेगा। मान लेते हैं जिंक कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है। तो द कार्बोनेट्स और आर चेंज इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। यहाँ पे रोस्टिंग में हाई एयर चाहिए था, मतलब एक्सेस ऑफ एयर चाहिए, यहाँ पे ज्यादा एयर की जरूरत नहीं पड़ती, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर चाहिए। यहाँ पे क्या होता है कि कार्बोनेट जो होते हैं, जैसे मेटल कार्बोनेट, जहाँ पे जिंक कार्बोनेट का एग्जांपल है, इसको अगर हाई हीट करेंगे, यहाँ पे हीटिंग करेंगे, तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। तो यहाँ पे हमें जिंक ऑक्साइड का मतलब है, हमें ले दे के मतलब ये है कि हमें ऑक्साइड पे लेके आना है। ठीक है, कार्बोनेट रहे सल्फाइड रहे, ये हमें ऑक्साइड पे कन्वर्ट करना है। तो रोस्टिंग करते थे, जहां सल्फाइड रहेगा ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे तो जिंक ऑक्साइड मिल गया, मतलब ऑक्साइड मिल गया। कार्बोनेट रहेगा, उसको लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली हीट कर देंगे, तो सिंपली वो ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। ठीक है, अब कार्बोनेट ये जो प्रोसेस है कार्बोनेट से ऑक्साइड को चेंज करना, इस प्रोसेस को कहते हैं कैल्सिनेशन। क्योंकि ये कैल्सिनेशन वर्ड है कैल्शियम से आ रहा है, तो सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ा गया था। ठीक है, तो इस कैल्शियम ऑक्साइड से ही तो कैल्शियम कार्बोनेट से ही तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं, इसीलिए इसको कैल्सिनेशन नाम रख दिया गया। लेकिन यही सिमिलर प्रोसेस, कैल्सिनेशन वाला प्रोसेस भी जिंक कार्बोनेट के साथ भी यूज किया जाता है। तो पूरा प्रोसेस का नाम कैल्सिनेशन ही है, प्रोसेस वही हो रहा, खाली एलिमेंट यहाँ पे चेंज हुआ। जिंक कार्बोनेट भी सेम रिएक्शन करेगा, जिंक ऑक्साइड बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट हिट करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट हिट करना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो जैसा एलिमेंट वैसा ऑक्साइड बना देगा, कार्बोनेट रहेगा। तो मीडियम रिएक्टिविटी वाले के साथ ऐसा किया जाता है, या तो रोस्टिंग करो या फिर कैल्सिनेशन करो, जैसा है। अगर सल्फाइड के फॉर्म पे है तो रोस्टिंग करो, अगर कार्बोनेट के फॉर्म पे है तो उसको कैल्सिनेशन करो। तो ये चीज इसमें की जाती है। क्यों की जा रही है? क्योंकि इसमें हमें ऑक्साइड हमें चाहिए, इसलिए यहाँ पे ये चीज किया जा रहा है। अब जैसा ही हमें ऑक्साइड मिल गया, अभी भी तो हमको तो प्योर एलिमेंट तो मिला नहीं है, अभी तो हमें जिंक ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड के फॉर्म पे यहाँ पे मिला। मेटल ऑक्साइड आर रिड्यूस टू कोरस्पॉन्डिंग मेटल्स बाय सुटेबली रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन। तो यहाँ पे अब हमें एक रिड्यूसिंग चाहिए। देखो, ऑक्सीजन को ऐड करना, किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन को ऐड करना ऑक्सीडेशन कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, मैंने बताया था। लेकिन किसी भी एलिमेंट में से, कंपाउंड में से अगर ऑक्सीजन को हम हटा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, तो उसको रिडक्शन कहते हैं। और रिडक्शन करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत है जो ऑक्सीडाइज हो जाए। अब यहाँ पे देखो, जिंक ऑक्साइड है और कार्बन के साथ अगर हम लोग रिएक्ट कराते हैं, कार्बन मतलब कि कोक के साथ, कोयले के साथ रिएक्ट करा देते हैं, तो यहाँ पे बन जाएगा जिंक प्लस कार्बन मोनो। ठीक है, सेम रिएक्शन हो जाता है Fe2O3। आयरन ऑक्साइड के साथ कार्बन का रिएक्ट कराएंगे तो Fe प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस तरह से हम लोग रिएक्ट करा के, कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे काम कर रहा है, और कार्बन के साथ रिएक्ट करा के हमें मेटल एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं, यहाँ पे मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे निकल जाएगा। अब यहाँ पे जो कार्बन है
वो कोक के फॉर्म पे यूज होता है। कोक मतलब कोका कोला मत समझना, कोल्ड ड्रिंक नहीं होता है। कोक एक फॉर्म ऑफ कार्बन होता है जिसे आर्टिफिशियली बनाया जाता है, हाई परसेंटेज ऑफ कोयला जिसमें होता है, जैसे एंथ्रासाइट कोल हो गया। इसको स्पेशल प्रोसेस से हीट करके एक फॉर्म दिया जाता है कोयले का ही, जिसका नाम होता है कोक। कोकिंग कोल भी इसको कहते हैं। इसकी स्ट्रेंथ काफी हाई होती है क्योंकि इसको फर्नेस में डाल के एक साथ हीट किया जाता है। तो एक बार में पूरा भी न जल जाए, धीरे धीरे जले और रिएक्शन में भी काम करे, ठीक है, रिएक्शन के साथ। तो यहाँ पे जो कार्बन है ये कोक के फॉर्म पे होता है। कोक या फिर कोकिंग कोल भी इसको आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये कोकिंग कोल को ही रिएक्ट कराया जाता है। कोयला प्योर कार्बन कहाँ से लाओगे? प्योर कार्बन एक ग्रेफाइट होता है, वो रिएक्शन करेगा नहीं। डायमंड होता है, वो इतना महंगा है, उसको आप क्या निकालने जाओगे? तो कोकिंग कोल का उपयोग किया था। और जो नॉर्मल कोयला है उसका क्यों नहीं उपयोग कर लेते? क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज इतनी ज्यादा होती है, वो मेटल क्या निकलेगा, पूरा इम्प्योरिटीज से भर जाएगा। हमें तो रिफाइंड करते हैं, हमको प्योर मेटल की तरफ जाना है ना, हमें इम्प्योरिटीज थोड़ी डालनी है। तो कोकिंग कोल एक तरह का ऐसा कोक होता है कि जिसमें आपको रिएक्ट करने के बाद इसमें कोई रेसिड्यू, ज्यादा कुछ रेसिड्यू बचता नहीं है, लेस देन 5% का ही रेसिड्यू बचता है। तो ये पूरी तरह से कार्बन का ही लगभग बना होता है, तो ये पूरा रिएक्शन में चला जाता है। तो यहाँ पे एक चीज और नोट करने वाली है कि ऑब्टेनिंग मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड इज आल्सो ए रिडक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर रिडक्शन प्रोसेस उपयोग हो रहा है, जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया। तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड के साथ था, यहाँ ऑक्सीजन हट गया तो रिडक्शन हो गया। यहाँ पे आयरन के साथ ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन हट गया तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज ए रिडक्शन। लेकिन यहाँ पे कोल कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल यहाँ पे जा रहा है। तो जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। तो ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है? कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान दो, रिएक्टिविटी सीरीज को आप पलट के देखो बुक में, कार्बन इन सभी एलिमेंट से नीचे में बैठा रहता है, ठीक है, इन सब से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तभी तो ये लोग को रिमूव कर पा रहा है। अगर ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता तो रिमूव नहीं कर पाता, ठीक है। अब यहाँ पे आप सोडियम ऑक्साइड ले लो, तो सोडियम ऑक्साइड कार्बन से रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, वो क्यों हटेगा? एक कंपाउंड में, अगर किसी कंपाउंड में कोई मेटल ऑक्साइड है, अगर उसके बाहर में अगर कोई उससे ज्यादा रिएक्टिव रहेगा तभी उसको हटा पाएगा, कम रिएक्टिव रहेगा तो थोड़ी हटा पाएगा उसको। अब जैसे जिंक ऑक्साइड में कार्बन ज्यादा रिएक्टिव है तभी तो इसको हटा दे रहा है। आप रिएक्टिविटी सीरीज निकाल के देखो, कार्बन हमेशा ऊपर रहेगा जिंक से, आयरन से, इसीलिए यहाँ पे इसको रिमूव कर दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे होती है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल मिडिल एक्टिविटी सीरीज। अब जहाँ पे कुछ है बिसाइड कार्बन, अब कार्बन के जगह, कोक के जगह पे समटाइम्स हाईली रिएक्टिव मेटल भी, अगर हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज का यहाँ पे जैसे हमें लगा हुआ है, यहाँ पे हमें जिंक का एक्सट्रैक्शन करना है, ठीक है, जिंक एक्सट्रैक्शन करना है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास अल्युमिनियम रहे, मैग्नीशियम रहे, कैल्शियम रहे, कुछ भी बाहर से अगर हम एलिमेंट है मेरे पास प्योर, तो उसके साथ इसको रिएक्ट करा देंगे तो जिंक रिड्यूस हो जाएगा। जैसे मैंने बताया था कि मेटल साल्ट के साथ, अगर मेटल ऑक्साइड के साथ या मेटल कार्बोनेट के साथ बाहर से अगर कोई दूसरा एलिमेंट रखते हैं जो उससे ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो कंपाउंड में चला जाएगा और जो कंपाउंड में लेस रिएक्टिव मेटल है उसको बाहर कर देगा, ठीक है। तो यही चीज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड, तो Mn यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे में रहता है, दिखा नहीं है लेकिन होता है नीचे में, और अल्युमिनियम उससे ज्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पे ये अल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस मैग्नीज यहाँ पे निकल जाएगा, मैग्नीज बाहर निकल जाएगा। उसी तरह से Fe2O3 के साथ अल्यूमिनियम अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे अल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस Fe निकल जाएगा। इसको आप बैलेंस कर लेना, Al2O3, ठीक है, इसको आप बैलेंस कर लेना। तो ये जो रिएक्शन होता है, ये वाला दूसरा वाला Fe2O3 के साथ अल्यूमिनियम रिएक्ट कराने के बाद अल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन बनता है। ये थर्माइट रिएक्शन के नाम से इसको जाना जाता है। ये रिएक्शन रेलवे का जो लाइनिंग होती है, ठीक है, रेलवे लाइन जो होता है उसके बीच की जो गैप होती है उसको वेल्डिंग करने में इसको काम, दो लाइन को, रेलवे लाइन को जोड़ने में इसका काम किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अल्युमिनियम, आयरन ऑक्साइड का पाउडर और अल्युमिनियम के पाउडर को आपस में मिक्स कर दिया जाता है और यहाँ पे इसको सेट करके और रिएक्शन कराया जाएगा। यहाँ पे हीट करेंगे, यहाँ पे अल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन, जो आयरन निकलेगा वो प्योर आयरन के फॉर्म पे यहाँ पे निकलेगा और वो जाके दोनों रेलवे लाइन के बीच में मेल्ट के फॉर्म पे रहेगा और उसको मेल्ट करके वहां पे जोड़ देगा, डिपोजिट हो जाएगा। तो एक तरह से यहाँ पे इसको वेल्डिंग करने का प्रोसेस में भी यूज होता है। तो वेल्डिंग वाला में यही वाला रिएक्शन यूज होता है, थर्माइट रिएक्शन होता है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ये सब भी जितने रिएक्शन है ये सब भी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, ठीक है। तो वही वाला कंसेप्ट यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज से कंसेप्ट यूज हो रहा है कि जो यहाँ पे जो आप देख सकते हो आयरन ऑक्साइड में जो नीचे में है, यहाँ पे जो आयरन है नीचे है, तो ये अल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है, ये हटा दिया इसको। अगर Fe2O3 के साथ अगर मैग्नीज हम डाल दें तो क्या ये रिएक्शन होगा? हाँ होगा। यहाँ पे मैग्नीज ऑक्साइड बन जाएगा और आयरन को रिड्यूस कर देगा।
तो हाई रिएक्टिव वाला है तो हाई रिएक्टिव वाला कंपाउंड में चल गया, लेस रिएक्टिव वाला को बाहर कर दिया। ठीक है, तो यही चीज प्रोसेस होता है इसमें। तो ये दूसरा तरीका, या तो कार्बन से कर लो, वो सस्ता प्रोसेस है, कमर्शियली यूज करना है, बहुत ज्यादा अमाउंट में निकालना है तो कार्बन यूज करो। अगर आपको कहीं पार्टिकुलर जरूरत है तो अब जैसे कि ये वाला जो फॉर्मूला है ये आयरन के कार्बन के साथ भी सेट करेगा, Fe2O3 के साथ अगर कार्बन यूज करेंगे तो भी आयरन रिड्यूस हो जाएगा और कार्बन मोनोमर मिलेगा। तो यहाँ पे हमें फैक्ट्रीज में जहाँ पे आयरन बनाते हैं तो वहां पे ये इस प्रोसेस का उपयोग करते हैं, क्योंकि बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन हमको चाहिए यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये जो है पार्टिकुलर एक रेलवे लाइन को हमको वेल्ड करना है, छोटा सा अमाउंट हमको चाहिए। ठीक है, हार्डली आधा किलो 1 किलो के अराउंड हमको आयरन चाहिए यहाँ पे जोड़ने के लिए, तो वहां पे इस कार्बन वाला प्रोसेस का उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, वो यहाँ पे ये वाला प्रोसेस का उपयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एल्युमिनियम को हमें प्योर स्टेट में चाहिए ना, एल्युमिनियम का पाउडर चाहिए, तभी तो जाकर वो कितना महंगा पड़ जाएगा। तो यहाँ पे कॉस्ट का भी यहाँ पे फैक्टर आ जाता है। इसलिए इस रिएक्शन तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें आयरन निकालना है तो उसके लिए एल्युमिनियम का हम उपयोग करने लगे। एल्युमिनियम आयरन से ही ज्यादा महंगा है, तो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, लेकिन पार्टिकुलर प्रोसेस में पार्टिकुलर जगह पे इसका उपयोग करते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।